यहाँ तक किया था हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब हम करेंगे एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, सो बंगाल का पार्टीशन वॉज perceived as a deliberate policy of divide and rule and a degradation to the Bengali culture and tradition. इस वजह से बंगाली नेशनलिस्ट लेड एंटी पार्टीशन मूवमेंट अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब इनिशियल स्टेज में अगर हम इस मूवमेंट की बात करें तो इसके दो फेजेस है। इन द फर्स्ट फेज it was led by the moderate leaders and in the second phase it was led by the extremist leader. Obviously failure of the moderates to meet the demands or to change the course of action was led to the transfer of the movement into the hands of the extremist leaders. ठीक है, अगस्त 1905 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी इन बंगाल अगेंस्ट द पार्टीशन। ठीक है, अब कोर्स ऑफ द मूवमेंट देखते हैं, कैसे मूवमेंट चली थी, क्या क्या हुआ था इस मूवमेंट के दौरान। सो डिसीजन लिया गया था 22 जुलाई को 1905 में बंगाल को डिवाइड करने का और डिसीजन इफेक्ट में आया था ऑन 16th of October 1905 दिस डिसीजन केम इनटू इफेक्ट और इस डे को नेशनल मॉर्निंग डे के तौर पे मनाया गया कि ये सबसे हमारे लिए सबसे खराब उदास दिन है और हम इस दिन मौन करेंगे, कोई खुशी नहीं मनाएंगे। इट इज अ डे ऑफ क्राइस एंड सैडनेस। ठीक है, तो नेशनल मॉर्निंग डे की तरह इस डे को मनाया गया और इस डे को मनाने के लिए पूरे बंगाल में हड़तालें हुई। देखो, सबसे पहला जो प्रोटेस्ट का फॉर्म होता है वो हड़ताल कर देना। अभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, हड़ताल हो जाती है, ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक कर देंगे, लॉयर स्ट्राइक कर देंगे, तो सबसे पहला फॉर्म क्या होगा? हड़ताल। एंड सेकेंड, दिस डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ फास्टिंग डे। इस दिन बहुत सारे लोगों ने पूरे दिन निर्जल व्रत यानी कि ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ठीक है, इस मूवमेंट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला कंपोज की थी। सुना है अमर सोनार बांग्ला? This is the national anthem of Bangladesh, which was composed by Rabindranath Tagore for this movement. हर मूवमेंट की एक पर्टिकुलर स्लोगन होती है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या स्लोगन था? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जियो या मरो, ये स्लोगन थे। उसी तरीके से इस मूवमेंट का जो सबसे मेजर कंपोजिशन थी वो थी अमर सोनार बांग्ला, जो बाद में बांग्लादेश ने अपने नेशनल एंथम के तौर पे अपना लिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पे ये शुरू हुई थी एज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पार्टीशन डिसीजन, पर जब ये मूव हुई आगे इट बिकेम और इट टर्न्ड इनटू अ स्वदेशी मूवमेंट विद द कोर्स ऑफ टाइम। क्योंकि ये पार्टीशन तो हो गया है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, वो चीज होगी, आपने आगे क्या करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर के डिसीजंस को कैसे रोकना है। सो दिस मूवमेंट टर्न्ड इनटू द स्वदेशी मूवमेंट, जिसका रूट कॉज क्या था? अगर आपसे कोई पूछे स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल का रूट कॉज क्या है, दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, अब एंटी पार्टीशन मूवमेंट लीड की थी मॉडरेट्स ने। ठीक है, कंपनी के ब्रिटिश रूल के अनजस्ट डिसीजन को अपोज करने के लिए। नाउ स्वदेशी मूवमेंट इवेंचुअली पास इनटू द हैंड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को मारेंगे, पर वो पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, वो कुछ अलग चीजें करते हैं एज कम्पेयर टू द मॉडरेट लीडर्स। यहाँ तक कोई डाउट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट में? अब हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। इसके दौरान क्या क्या हुआ था? स्वदेशी का मतलब समझ रहे हो? सेल्फ रूल या अपने प्रोडक्ट्स मेजर जो इसमें होते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट की डेवलपमेंट या इस मूवमेंट के दौरान क्या क्या चीजें हुई थी वो हम देखेंगे। ठीक है, अगस्त 1905
में टाउन हॉल ऑफ कलकत्ता है, वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। हर जगह पे टाउन हॉल होता है, एक कुछ पर्टिकुलर बिल्डिंग होती है जहाँ सारे मीट वगैरह करते थे। तो वैसे ही कलकत्ता का एक टाउन हॉल में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी जहाँ पे लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करने का या स्वदेशी मूवमेंट चलाने का डिसीजन लिया था। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, वो सारी चीजें इस मीटिंग के दौरान हुई थी। क्या कंपोनेंट होंगे स्वदेशी मूवमेंट के? देयर आर टू एस्पेक्ट्स और दी मूवमेंट वाज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से होंगे? पहला तो सिंपल सा है, यस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, कि हमने अब फॉरेन गुड्स नहीं खरीदने हैं, हमने अपने लोकल गुड्स खरीदने हैं। सेकेंड इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में क्या आएगा? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? इतना सन्नाटा, मिटाओ। बॉयकॉट तो समझ आ गया, वो फॉरेन गुड, सिंपल सी बात है, कोई भी फॉरेन गुड नहीं खरीदना। सेल्फ रिलायंस में क्या होगा? गवर्नमेंट क्या? अभी तक गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचे हम। सेल्फ रिलायंट क्या होता है? किसी पे डिपेंड होना। सेल्फ रिलायंस क्या होगा? खुद से कुछ करना, खुद पे डिपेंड रहना। तो सेल्फ रिलायंस में क्या आएगा? गुड्स तो आप खरीद रहे हो लोकल, लोकल गुड्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, सो फॉस्टरिंग लोकल और अपनी इंडस्ट्रीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, मतलब जितने भी आपकी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर देखो आप बॉयकॉट तो कर दोगे, पर एक तरफ आप बोल रहे हो कि आप फॉरेन गुड्स छोड़ रहे हो और दूसरी तरफ आप ब्रिटिश स्कूल में जा रहे हो या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या ब्रिटिश इंडस्ट्री में जा रहे हो काम करने का, तो कोई फायदा है बॉयकॉट करने का? तो सेल्फ रिलायंस फोकस्ड ऑन फॉस्टरिंग एंड ओपनिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हुआ सेल्फ रिलायंस क्या होता है? दोनों एस्पेक्ट समझ आए कि बॉयकॉट के साथ साथ आपको उनके इंस्टीट्यूशंस यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं जाना है। मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इससे बात मत करो और कल तुम उसी की नोटबुक लेके जाओ नोट्स लेने, कोई फायदा है? तो उसी तरीके से अगर वो बॉयकॉट करने के बावजूद ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं तो ब्रिटिश को कोई भी लेसन या कोई भी उनको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कितने दिन नहीं खरीदेंगे, एक दो हफ्ते बाद खरीद लेंगे, 2 महीने बाद खरीद लेंगे, उनकी और भी तो मार्केट्स थी। पर जब उनके इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे तब उनको फर्क पड़ेगा। और इस पार्ट के तहत बहुत सारी नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने का उन्होंने सोचा। एक काउंसिल बनी, नेशनल एजुकेशन काउंसिल, यूजीसी है, उसके अंडर आती है ना यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। यूजीसी डिसाइड करती है सारे डिसीजन, यूनिवर्सिटी थोड़ी करती है। उसी तरीके से नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने के लिए 1906 में एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाई गई और इस एजुकेशन काउंसिल ने डिसीजन लिया नेशनल कॉलेज खोलने का एट कलकत्ता, एंड दिस कॉलेज was opened with Aurobindo Ghosh as the प्रिंसिपल। औरबिंदो घोष वाज अ लिटरेरी पर्सन, तो उनको इसका प्रिंसिपल बना के ये कॉलेज छोड़ दिया गया। सो दिस मूवमेंट, दिस विदेशी मूवमेंट नॉट ओनली कॉल्ड फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बट ऑल्सो फॉर द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। क्लियर हुआ? और अब मूवमेंट आ गई एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के हाथ में। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब बंगाल की मूवमेंट समझ आई। अब बंगाल में मूवमेंट हो रही है, लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी बॉयकॉट कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स भी बॉयकॉट कर रहे हैं, तो वो मूवमेंट फैलेगी। तो ये मूवमेंट इवेंचुअली बॉम्बे, मद्रास तक फैलने लगी। इतनी ज्यादा स्केल पे नहीं, पर कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में, बॉम्बे के कुछ पार्ट्स में और
मद्रास की कुछ पार्ट्स में ये मूवमेंट फैलने लगी एंड द लीडर्स बिकेम द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। कौन कौन से आएंगे? अरविंदो घोष और बाल गंगा, अभी हमने बोला बॉम्बे गई तो वहां पे कौन है? और बिपिन चंद्र। तो ये लीडर्स इस मूवमेंट के दौरान फोर फ्रंट पे आ गए, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट पैसिव रेसिस्टेंस यानी कि पूरी तरीके से रेसिस्ट करने के लिए लोगों को बोला और स्वदेशी को पूरी तरीके से अपनाने के लिए लोगों को इंस्पायर किया। अब स्वदेशी मूवमेंट was a movement which wanted to make Indians self-reliant. It didn't focus much on independence. पर जब ये leaders forefront पे आए, they tried to make स्वदेशी movement and independence movement a mass movement, पर इतनी ज़्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाए बिकॉज कांग्रेस ने उस टाइम पे इतना सपोर्ट नहीं किया था। एंड दिस इज द मूवमेंट जब बाल गंगाधर तिलक ने वो स्लोगन दिया था, कौन सा है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट। स्वराज मेरा हक है और मैं ये लेके रहूंगा। तो वो आपसे पूछ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी मूवमेंट के दौरान ये स्लोगन दिया था? इट वॉज द स्वदेशी मूवमेंट whose roots lied in the anti-partition movement of Bengal. क्लियर हुई मूवमेंट? ये था आपका डेवलपमेंट कोर्स ऑफ द मूवमेंट। अब हम जब मूवमेंट करेंगे पहले हम उसका रीजन करेंगे, ठीक है? रीजन हो गया डेवलपमेंट कोर्स एंड सेकेंड हम करेंगे पार्टिसिपेशन कि कौन कौन सी कम्युनिटी ने, कौन कौन से ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन थी वो थी स्टूडेंट्स की। दे वर द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द मूवमेंट, ठीक है? सेकेंड हिंदूज वगैरह तो थे। यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये आया, जो मुस्लिम्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया पर इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था बिकॉज दे वर डिसइल्यूजन्ड और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मैनिपुलेट किया हुआ था कि ईस्टर्न बंगाल में आपकी मेजोरिटी रहेगी, आपका रूल रहेगा, आपको सारी राइट्स मिलेंगी। तो इस डिसइल्यूजन या इस गलत र्यूमर की वजह से या गलत वजह की वजह से उन्होंने मूवमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर हुआ मूवमेंट? नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। रिजल्ट और इम्पैक्ट क्या था मूवमेंट का? क्या रिजल्ट होगा? वो तो चलो ठीक है, अच्छे अच्छे बताओ। सबसे पहला रिजल्ट, बॉयकॉट किस लिए किया था? किसका किया था? तो फॉरेन गुड्स की किस में ट्रेड में डिक्लाइन होगा, ठीक है? एक पूरी की पूरी सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्रिटिश का वो बॉयकॉट कर रहा है तो उनका ट्रेड कम होगा। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मूवमेंट का ये था कि काफी ज्यादा फॉरेन इंपोर्ट डिक्लाइन हो गया था। सेकंड वी हैव, ये हम डिटेल में भी करेंगे, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सुना है नाम? ये वो बंदा था जिसने कम्युनलिज्म लीगलाइज कर दिया, मुस्लिम्स को डिफरेंट इलेक्टोरेट दे दिया था, ठीक है? डिफरेंट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि उस इलेक्टोरेट से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही वोट कर सकते हैं, कोई और कम्युनिटी उनको वोट नहीं कर सकती है, ठीक है? सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिशर्स क्या करते थे ना, कोई भी मूवमेंट होती थी ना, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई, उसके बाद 1919 की एक्ट ले आए, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती थी, उनको इंडियंस को रोकना तो पड़ता था। अगर कोई बच्चा आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप बच्चे को टॉफी दे देते हो ना कि वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए, माँ बाप करते हैं ना, टॉफी ले ले, फोन चला ले। उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी इंडियंस को रोकने के लिए एक आधा रिफॉर्म ले आते थे और उस रिफॉर्म में भी उनकी गड़बड़ी होती थी। जैसे इसमें उन्होंने रिफॉर्म लाए पर कम्युनलिज्म ले आए। तो इंडियंस, हर ह्यूमन नेचर होता है, वी लुक इनटू द गुड साइड। सेल लगती है, आपने एक चीज लेनी हो तो बाय टू गेट वन लगाओ तो आप दो चीजें लोगे, बट आपको ये नहीं रियलाइज होता जहां आपने अपने 1000 रुपए का सामान लेना था वहां पे एक सामान की वजह से आपने 2000 का सामान लिया, बजट आपका क्रॉस हो गया। ह्यूमन नेचर है। तो उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी हर बार
कुछ रिफॉर्म्स ले आते थे मूवमेंट को, लोगों को पूरी तरीके से शांत कराने के लिए, क्योंकि ऐसे तो लोग चुप नहीं होंगे। तो दिस वाज दी मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट के बाद लाए। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम nationalism. तो क्योंकि a large number of youth participated in the movement but the movement declined with time and was suppressed, और लोग खुश हो गए मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स की वजह से, पर जो यूथ होता है ना, जब वो एनर्जाइज हो जाए तो वो गलत रास्ता अपनाते हैं। ऐसे पेपर नहीं होते, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में बड़े लोग गलत तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं या कितनी सुसाइड केसेस होती है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यूथ को सिस्टम से जब उसने आराम से प्रोटेस्ट किया, आराम से चीजें की, तो उसको वो रिटर्न नहीं मिला जो वो डिजायर कर रहा था। तो अचानक से उससे चीज छीन लोगे तो उसकी जो एनर्जी होगी वो गलत डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, वही हुआ। एक्सट्रीम नेशनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका था पर यूथ को एक पाथ नहीं मिला, तो उन्होंने किसका पाथ ले लिया? वायलेंस का। दैट इज द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। यहां तक क्लियर हुआ? थर्ड इज many Indian educational institutions were established, जो इंडियंस शायद पहले नहीं सोचते एस्टैब्लिश करने के लिए, उन्होंने इस मूवमेंट के दौरान एस्टैब्लिश किए। फॉर एग्जाम्पल बंगाल नेशनल कॉलेज जो हमने अभी किया, और नेशनल एजुकेशन काउंसिल, एंड देयर वाज वन मोर कॉलेज दैट इज द नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ये 3 नए इंस्टीट्यूशंस इस दौरान बनाए गए एज अ पार्ट ऑफ और एज एन एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट होगा सोचो? यस, जहां पे फॉरेन इंपोर्ट डिक्लाइन हो रहा है, पर लोगों ने तो कपड़े वगैरह कुछ तो खरीदेंगे, तो वो थोड़ी रुकेंगे। तो जब वो नहीं खरीदेंगे तो वो कौन से कपड़े खरीदेंगे? इंडियन। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो ग्रो करने लगी। कॉटेज इंडस्ट्री में तो जो हमारी लोकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो इस टाइम पे रिवाइव होगी, जो पहले काफी ज्यादा ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। लास्ट इज फॉरेन गुड्स को जलाया भी गया। कभी हर बार जो मूवमेंट होती है ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती है, पर जब वो तेज होने लगती है ना, जब एक हायर पेस पे चल जाती है, तो लोगों ने क्या किया? फॉरेन गुड्स को जला दिया, लिक्वर शॉप्स को जला दिया, लूट लिया। तो ये सारी चीजें भी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी हर मूवमेंट में रिपीट होगी। कौन कौन सी? हड़ताल, प्रोटेस्ट और बॉयकॉट। ये रट्टा मार लो, ऐसे याद रख लो। कोई भी मूवमेंट हुई ना, कभी पेपर में क्या होता है, पर्टिकुलर चीजें याद नहीं रहती है। कोई भी मूवमेंट हुई नहीं याद है, या मूवमेंट याद नहीं आ रही है, नहीं पता कुछ, ये तो याद है ना, ये लिख सकते हो, ये लिख दो ना। कोई भी मूवमेंट नहीं याद है, किसने शुरू की थी, कब शुरू की थी, थोड़ा सा लिखा, ऐसी ऐसी मूवमेंट थी, ये तीनों ये सारे पॉइंट लिख दिए। कौन कौन से? हड़ताल, प्रोटेस्ट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और बर्निंग फॉरेन गुड्स, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप। पिकेटिंग मतलब लूट लेना, तोड़ देना, तोड़फोड़ कर देना। पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी और बहुत सारे हिंदू कॉन्जर्वेटिव्स या हिंदू मुस्लिम जो लोग भी होते हैं वो लिकर के खिलाफ है। पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स। और कौन कौन से पॉइंट आएंगे? रिवाइवल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, कोई भी मूवमेंट आती है, रीजंस भी तुम्हारे पास कुछ डिफाइंड रीजंस है जो तुम हर मूवमेंट में लिख सकते हो, और ये कुछ इम्पैक्ट और कुछ कोर्स ऑफ दी मूवमेंट है। कभी कभी नहीं आता है याद है, सबके साथ होता है, भूल सकता है कोई भी बंदा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट दिमाग में होंगे ना, कोई भी मूवमेंट आएगी लिख देने हैं कि भाई हमने कुछ तो लिखना ही है, खाली कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, डोंट ट्राई टू, कोशिश करना कि एक भी पेज खाली ना हो पेपर का, उसमें डिफाइंड पेजेस होते हैं ना, कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, ये वो पॉइंट है जो हर मूवमेंट में रिपीट होने। ठीक, इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट समझ आ गया सबको? अब क्या आएगा? ब्रिटिश सप्रेशन। ब्रिटिश ने कैसे इस मूवमेंट को खत्म किया। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रिटिश का जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी मूवमेंट को सप्रेस करने का, वो होता है लीडर्स को अटैक करना। लीडर्स को अटैक करके अरेस्ट कर लेना। अरेस्ट लीडर्स को अटैक करेंगे,
फिर उनको अरेस्ट करेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, इम्प्रिजेंट। ये हर मूवमेंट में है, ये क्लियर है। लीडर्स को अरेस्ट करो, उनको इम्प्रिजन करो, उनके खिलाफ रिवॉर्ड्स डिक्लेयर कर दो कि ढूंढ के लाओगे तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। एंड सेकेंड, इनको जितनी भी लीडर्स इस मूवमेंट के दौरान अरेस्ट किए गए थे उनको बुर्मा भेज दिया गया था फॉर इम्प्रिजनमेंट। ये ना कभी भी किसी लीडर को उसी जगह पे नहीं रखते थे जहां वो होता था, ये दूर भेजते थे। तो बुर्मा इनको भेज दिया गया था। बुर्मा कहाँ पे है, म्यांमार में, ठीक है। बंगाल के पास पड़ा था, उन्होंने बुर्मा भेज दिया। एंड थर्ड, इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए सप्रेसिंग और टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। पूरी कोशिश की इन्होंने लॉज पास करके कि कैसे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की एक्टिविटीज को या इन्फ्लुएंस को रोक सके। क्लियर हुआ? लिख ले कि पीडीएफ लिखना है, लिख लो, क्योंकि तुम घर से नहीं लिखते होंगे, है ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप ठीक हो गया है। बहुत प्रॉब्लम थी लैपटॉप के बिना ना। कहाँ तक लिखा था हमने, बंगाल वाला लिख लिया था। लिखो एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल। पहला पॉइंट, it was led by Bengali nationalist. It was led by Bengali nationalist and was started in August 1905 and was started in August 1905. Next point, in the initial stage, the movement was led by moderate leaders, and in the later stage by the extremist leaders. Second subheading डालो, course of the movement. Course of the movement. पहला पॉइंट लिखो, the partition took effect on 16th October. The partition took effect on 16th October 1905, and this day was observed as National Mourning Day. National Mourning Day. With hartals all over Calcutta. With hartals all over Calcutta. And fasting day by many. Fasting day and the fasting day by many. Next लिखो, अमर सोनार बांग्ला. अमर सोनार बांग्ला was composed by Rabindranath Tagore for this occasion. ब्रैकेट में लिख लो, later adopted as national anthem by Bangladesh. Later adopted as national anthem by Bangladesh.
adopted by as national anthem by Bangladesh. Next heading डालो स्वदेशी movement in Bengal. लिख लिया हेडिंग, लिख लो. पहला पॉइंट, the roots of this movement lied in the Lord Curzon's decision. हाँ जी, the roots of this movement lied in the Lord Curzon's decision of partition of Bengal. Next subheading डालो development of the movement. पहला पॉइंट लिखो, in August 1905 at Calcutta Town Hall, a massive meeting took place and the formal proclamation of the Swadeshi movement was made. And formal proclamation of the Swadeshi movement was made. Clear? Next लिखो, the movement comprised of two parts. पहला लिखो, boycott of foreign goods and use of Indian goods. Boycott of foreign goods and use of Indian goods. सेकेंड लिखो सेल्फ रिलायंस. फिर हम सेल्फ रिलायंस को एक्सप्लेन करेंगे. लिख लिया यहाँ तक? देखो, सेल्फ रिलायंस फोकस्ड ऑन fostering and opening of Indian industries, factories, insurance companies, finance companies, etc. Indian industries, factories, insurance companies, finance companies, etc. नेक्स्ट लिख लिया यहाँ तक? नेक्स्ट इसमें लिखो, ओपनिंग ऑफ नेशनल एजुकेशनल institutions was also a part of it. National educational institutions was also a part of it. औरबिंदो घोष लिखा? मैंने भी लिखवाना है, लिखवाऊंगी मैं. नहीं लिखा? हाँ मैं लिखवाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, फॉर एग्जाम्पल इन 1906 National Education Council
In 1906, National Education Council was set up and National College opened with Aurobindo Ghosh लिखो स्पेलिंग। कभी कभी पेपर में ना ए घोष भी लिखा होता है, ठीक है, मतलब उनकी अपनी मर्जी है, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वो यूज करना चाहते हैं वो करेंगे, पर तुमको नहीं करनी है। तो ए घोष लिखा होता है बहुत बार प्रीलिम्स में, तो दैट इज औरबिंदो घोष, ठीक है, एज दी प्रिंसिपल। पुराने पेपर्स पढ़ा करो ना, लिए किसी ने बुक या प्रिंट आउट्स? सिर्फ पढ़ने हैं, देखने हैं कि कैसे पेपर आता है। अब तो काफी पैटर्न बदल गया है, बट एक आइडिया हो जाता है। जब तक पुराना पेपर नहीं पढ़ोगे कोई, तब तक समझ नहीं आएगा पेपर कैसे आता है, क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। एक बुक आती है, उसमें सॉल्व पेपर्स हैं, किसी भी ऑथर की, अरिहंत की ले लो, ठीक है, उसमें सॉल्व मेंस और प्रीलिम्स फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, 2000 या 1990 से पेपर है उसमें, वो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, Thus the Swadeshi movement not only called for boycott of foreign goods, but also foreign institutions. Foreign institution. Next point. Soon the movement spread to Madras, Bombay. And North India, into the hands of the extremist leaders. Bal Gangadhar Tilak, extremist leaders, Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal. लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक पहुंचेंगे, और हम साइमन कमीशन, सबसे ज्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में किया था, ठीक है, और उनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू द प्रोटेस्ट। उसी वजह से भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने की कोशिश की, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ लाला लाजपत राय। यस, नेक्स्ट पॉइंट, they wanted to turn the Swadeshi movement into the movement of independence, against the foreign rule. Next point, लिख लिया यहाँ तक? During this movement, Bal Gangadhar Tilak gave the slogan, Swaraj is my birthright and I will take it. Swaraj is my birthright and I will take it. Apostrophe में डाल के लिखना, ठीक है? Swaraj is my birthright and I will take it. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार यूपीएससी में, किसने दिया था ये स्लोगन और कौन सी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। Participation of the people.
लिखो सबसे पहला स्टूडेंट्स. Students were the most active participants of the movement. Students were the most active participants of the movement. Second लिखो Muslims. Some of the Muslims participated in the movement. Some of the Muslims participated in the movement, but the upper class Muslims stayed away. But the upper class Muslims stayed away as they believed that they would get majority East Bengal. They would get majority East Bengal. They would get majority East Bengal. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट. इम्पैक्ट पहला लिखो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ फॉरेन इंपोर्ट. Significant decline of foreign import. Second लिखो Britishers were forced to provide some reforms. Britishers were forced to provide some reforms through the Morley-Minto reforms. Some reforms through the Morley-Minto reforms. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट growth of extreme nationalism. Growth of extreme nationalism among the youth. Without any future plan. Without any future plan. So they took the path of without any future plan. So they took the path of violence. Took the path of violence. Next, many Indian institutions were established. Many Indian institutions were established. For example, Bengal National College, National Education Council, National College, National Education Council, and National College of Calcutta. National College of Calcutta. Next point, it helped in the revival of Indian cottage industries. Indian cottage industries. Helped in the revival of Indian cottage industries. Last लिखो foreign goods were also burnt.
स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या फर्क होता है? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मशीन का तो हर इंडस्ट्री में डिफरेंस होता है। कॉटन इंडस्ट्री में लेबर घर का होता है और स्मॉल स्केल में लेबर बाहर से होता है। मतलब कॉटन इंडस्ट्री में जो हम घर पे सीते हैं, ये सब कुछ लोग बनाते हैं ना, घर पे मटके बनाते हैं और बेचते हैं। या आप देख लो आज के टाइम पे जैसे ये लोग होते हैं मटके बेच रहे हैं, गमले बेच रहे हैं, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्री। और स्मॉल स्केल में लेबर बाहर का होता है। और कॉटन इंडस्ट्री प्राइमरली बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और स्मॉल स्केल में थोड़ी सी नई इनोवेशन वो यूज करते हैं, बट एट ए वेरी लेस स्केल। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है लेबर का। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी सब हेडिंग है ब्रिटिश सप्रेशन। ब्रिटिश सप्रेशन अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट विगरस, ऐसे लिखना है, अटैक ऑन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। Tilak was arrested and imprisoned. Tilak was arrested and imprisoned in Burma for writing in support of revolutionaries. Arrested and imprisoned in Burma for writing in support of the revolutionaries. The people who use the path of violence for their activities. ठीक है, revolutionaries का वो मतलब होता है। लिख लिया? लिख लो। लास्ट लिखो, laws were passed to check and suppress the influence. Laws were passed to check and suppress the influence and activities of extremist leaders. And suppress the activities and influence of extremist leaders. मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स अभी इसलिए करवा रही हूँ ताकि समझ आ जाए कि क्या हुआ मूवमेंट के बाद। ठीक है, basically it is an act which is known as Indian Council Act of 1909। जैसे चार्टर एक्ट थी ना, चार्टर एक्ट की 3-4 सीरीज आई थी, वैसे इंडियन काउंसिल एक्ट थी 1909, 1919। उसमें से हमारे दो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, 1909 एंड 1919। 1909 की एक्ट को बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, और 1919 की मोंटाग्यू केम्सफोर्ड, वो 1935 है, मोंटाग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, ये दोनों एक्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन दोनों एक्ट्स ने कम्युनलिज्म हमारे देश में बढ़ाया है। जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, वैसे ही मोंटाग्यू वाले ने सिख्स को, पारसीज को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज उस टाइम पे जो मॉर्ले था वो हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और जो मिंटो था वो हमारा वॉइस रॉय था। जहां पे भी ऐसा नाम आए एक्ट का, पहला वाला कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एंड सेकंड वन इज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। सिंपल से ऐसे आपने लर्न करना है। अब हम इसके करेंगे फीचर्स। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? एक तो हमने वो किया, सबसे पहला इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया। क्या मतलब हुआ साइज बढ़ाने से? नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज। अब इसका बेनिफिट क्यों होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा लोगों के होने का क्या बेनिफिट है? more opinions, more viewpoints and more sections of the society, correct?
सबसे पहले इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ाया एट बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है। सेकेंड इज इट इंक्रीज्ड द deliberative functions of the legislative council। deliberative functions का क्या मतलब हुआ? ये जो हम डिबेट करते हैं या बजट आता है या बजट पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे बजट आया है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रेस कर सकता है, वो सारे जो फंक्शंस होते हैं वो आते हैं हमारे डेलिब्रेटिव फंक्शन में, जो हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। डेलिब्रेट एक्शन होती है ना, जो इंटेंशनली बंदा कर रहा है, तो इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल की डेलिब्रेटिव फंक्शंस को बढ़ा दिया। अब वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बजट पे और बजट पे रेजोल्यूशंस भी ला सकते हैं। क्लियर हुआ? कब आया बजट? अभी आया बजट, पढ़ा किसी ने? अगले साल पेपर देना है तुमने? अगले साल देना है, उसके अगले साल देना है? अगले साल देना है, तो बजट पढ़ो ना। सिंपल है, बजट पढ़ने का कोई मुश्किल नहीं होता। नहीं भी किया ना इकोनॉमिक तो भी समझ आ जाएगा। बेसिक पॉइंट करने, बजट कर लेना। हाँ जी, वो आपको कंपेयर भी करने के लिए बोल सकता है। वो बेसिक चीजें पूछेगा, इकोनॉमी में क्या चेंज लाया, जैसे टैक्सेशन स्लैब्स पढ़ा मैंने भी नहीं पूरा अभी तक। टैक्सेशन स्लैब्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं। 3 लाख एनुअल इनकम वाले से ऊपर को अब टैक्स देना है, पहले 5 लाख था, ठीक है। फिर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया है, वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकाली है, इंटर्नशिप प्रमोट की है। इंटर्नशिप के लिए उन्होंने कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज है बड़ी बड़ी, 5,000 स्टाइपेंड दो और 6,000 ट्रेनिंग का वो दो बच्चों को जो इंटर्नशिप करे। ऐसे इंटर्नशिप फ्री होती है ना बेसिकली, वो किया है। माइक्रो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए किया है। वुमेन के लिए स्कीम निकाली है कोई, कुछ ऐसा ऐसा कुछ 15,000 एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर 15,000 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर अनएम्प्लॉयड बंदे को जाएगा। ऐसे ये मेजर पॉइंट्स करने हैं, ठीक है। कहाँ थे हम? डेलिब्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या था? एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव एंड द in the executive council of the governors and viceroy। पहले एग्जीक्यूटिव क्या है? जो एग्जीक्यूट करेगा डिसीजन को, जो मतलब जिसके हाथ में सब कुछ है। तो हर गवर्नर की, हर वॉइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जैसे कैबिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, वो क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। उसी तरीके से उस टाइम पे भी हर वॉइसरॉय की और हर गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। और आज से पहले कोई भी इंडियन मेंबर उस काउंसिल का हिस्सा नहीं बन सकता था। बट दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स इन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये वो रिफॉर्म है जो इंडियंस को खुश करने के लिए दिया गया था। तो क्या एक बंदे की आवाज सुनेंगे? वो नहीं सुनेंगे। बस एक तरीके का आपको पॉलिटिकल, किसी को जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है ना, वो सेक्शन अपने आप खुश हो जाती है। एंड एक बंदा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। He became the first Indian member of the Viceroy's Executive Council and he joined the council as a law member। जैसे कैबिनेट में हर मिनिस्टर होता है, कोई डिफेंस है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई होम मिनिस्टर है, वैसे ही वॉइसरॉय की भी काउंसिल में हर डिफरेंट पोर्टफोलियो के मिनिस्टर थे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा joined as a law member and became the first Indian to be politically associated with the executive council of the British government। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस की हमारे देश में। मुस्लिम्स पहले से भी सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ जगहों पर डिमांड कर रहे थे, इन्होंने मुस्लिम्स को वो सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। एंड ही लीगलाइज्ड दिस लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। मतलब लीगलाइज करने का क्या मतलब है? कि गवर्नमेंट ऑफिशियली मान रही है कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों साथ नहीं रह सकते। सो लॉर्ड मिंटो इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये हम करेंगे उसमें जब हम वो करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे तो तुम्हारा वहीं पे खत्म हो जाता है पार्टीशन तक,
पर मैं थोड़ा आगे करवा दूंगी, जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस करवा दूंगी, इंडो चाइना वॉर करवा दूंगी, और नेहरू की वो फॉरेन पॉलिसीज करवा दूंगी, ठीक है, क्लियर? क्योंकि वो कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि वो बीच का है ना सिलेबस, तो वो कोई नहीं करवाता, तो 3-4 लेक्चर हम उस पर एक्स्ट्रा करके वो कर लेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि फिर वो स्किप कर देते हैं बच्चे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लॉर्ड मॉर्ले मिंटो एंड देयर रिफॉर्म्स। लिख ले, लिखो, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखो, लॉर्ड मॉर्ले वॉज देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, was then secretary. Lord Morley was the then Secretary of State for India, and Lord Morley was the then Secretary of State for India. Clear हुई ये वाली लाइन? And Lord Minto was the then Viceroy of India. And Lord Minto was then Viceroy of इंडिया, और पूरे देश की कमांड इनके पास थी। गवर्नमेंट कौन चला रहा है? वाइसरॉय। एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? सेक्रेटरी, ठीक है। देखो फीचर्स, पहला लिखो, इट इंक्रीज्ड द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, it increased the size of legislative council at both central and provincial levels, at both central and provincial levels. Second, it increased the deliberative functions of the legislative council. For example, the legislative councils. For example, members were allowed to ask supplementary questions, comma, move resolutions on the budget, etc. Move resolutions on the budget, etc. एक ना लक्ष्मीकांत में चैप्टर है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, उसमें तुम्हें सारा आएगा कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है, कौन कौन से सेशन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे लॉ पास होते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है पर इजी है। लक्ष्मीकांत इज नॉट डिफिकल्ट, पता है, सबसे इजी बुक है वो, मैं सच बता रही हूँ, ठीक है। किसी से और से भी पूछ लेना जिसने जो तुम्हें जेन्युइनली बताए, ठीक है। लक्ष्मीकांत इज द इजीएस्ट बुक, अगर 2-3 बार पढ़ लो, 2 बार तो पढ़नी पड़ेगी, एक बार पढ़ने के लिए फिर नोट्स बनाओगे, फिर रिवाइज करोगे, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आएगी अगर तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत बहुत आसान है, हिस्ट्री से ज्यादा आसान है पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट से, बस थोड़ा डायनेमिक पोर्शन का चक्कर है, बाकी आसान है। नेक्स्ट लिखो, it provided for the first time the association of the Indians with the executive council, associations of the Indians with the executive council of the viceroy and governors,
गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा became the first Indian to join the Viceroy Executive Council. Viceroy Executive Council. Full stop. He was appointed as a law member. ब्रैकेट में लिख लो या ऐसे डाल के लिखो, appointed as a law member. Law member. Next point. This act introduced the system of communal, मैं क्लास ले रही हूँ, करती हूँ। हाँ जी, नहीं है, अभी नहीं है, मैं करती हूँ। Communal representation in India by providing separate electorate to the Muslims. By providing separate electorate to the Muslims. लास्ट में कंक्लूजन लिख लो। Thus this act legalized communalism and Lord Minto is known as the father of communal electorate. Lord Minto is known as the father of the communal electorate. ये होगी तुम्हारी मेजर मूवमेंट विच हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम वो करेंगे जो बाकी इवेंट्स इस दौरान हुए थे, क्योंकि पीरियड कितना बड़ा, 1905 टू 1919 लिखवाया, 18 लिखवाया था, 18 ले लो, 19 ले लो। वर्ल्ड वॉर भी हुआ इस दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सब कुछ हुआ इस दौरान। तो उस दौरान इंडिया में क्या क्या चीजें चल रही थी वो हम सारी करेंगे। अब सेकंड मेजर इवेंट which happened during this phase is the formation of मुस्लिम लीग। कांग्रेस तो बन गई थी, मुस्लिम लीग अभी बनना रहती। अब क्या बनेगी, मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में रिफ्ट भी आ चुका है, एक डिवाइड भी आ चुका है। तो मुस्लिम मासेस भी तो चाहेंगे ना, या मुस्लिम लीडर्स भी तो चाहेंगे ना कि उनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका अपना एक प्लेटफॉर्म हो, जिससे वो मुस्लिम इंटरेस्ट हो या मुस्लिम डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रख सके। करेक्ट। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स का हाथ था कांग्रेस की फॉर्मेशन में, उसी तरीके से ब्रिटिशर्स का हाथ था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन में। अब ब्रिटिशर्स ने जो रेडिकल मूवमेंट हुई बंगाल में, that comprised of the unity among the Hindus and Muslims, क्योंकि एक दो चीजें और हुई थी इस मूवमेंट के दौरान, जैसे राखी बांधी थी दोनों, ये पॉइंट रह गया, बाद में लिखवाऊंगी, ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान हिंदू और मुस्लिम्स ने यूनिटी दिखाने के लिए ना एक दूसरे के हाथ में राखी बांधी थी, ठीक है। तो इस रेडिकल मूवमेंट में ब्रिटिशर्स को वापस से यूनिटी दिख गई। अब उन्होंने वापस से कोशिश करना शुरू कर दी इस यूनिटी को तोड़ने की, ठीक है। अब वो उन्होंने कैसे तोड़ी, अब हुआ क्या, सबसे पहले तो उन्होंने बंगाल को जैसे पार्टीशन किया, उससे पहले भी 1857 के बाद भी वो कर चुके थे,
सेकेंड उन्होंने स्टेप क्या लिया, जैसे कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट भी दे दिया मुस्लिम्स को कि भाई आप अभी अलग हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कम्युनलिज्म के सीड जो आज तक हम भुगत भी रहे हैं, हमने पार्टीशन के टाइम पे कितना कुछ देखा, वो सारा किसका रोल था, ब्रिटिशर्स का। अब इन्होंने मुस्लिम मासेस को या मुस्लिम लीडर्स को एनकरेज करना शुरू कर दिया कि आप अपनी एसोसिएशन बनाओ, कांग्रेस हिंदू एसोसिएशन है वो आपकी नहीं सुनेगी, आप अपनी एसोसिएशन बनाओ और उस एसोसिएशन के थ्रू आप अपने इंटरेस्ट और अपनी डिमांड्स आगे रखो। आप कांग्रेस में रहोगे तो आपकी अपनी डिमांड्स पूरी नहीं होगी, आपके अपने इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होंगे। उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया कि ताकि जब दो ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी, जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो पॉलिटिक्स की वजह से आपस में रिफ्ट आ ही जाता है, तो वो कभी यूनाइट ना हो, इस कोशिश में उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो अब हुआ क्या, क्या है, अक्टूबर 1906 एक मुस्लिम डेलीगेशन का मतलब एक मुस्लिम प्रोमिनेंट लीडर्स जाते हैं, अफगान खान उनका लीडर होता है, इसके लीडरशिप के अंदर वो जाते हैं वॉइस रॉय से मिलने। कौन है वॉइस रॉय, करसन 1905 में चले गया था, कौन होगा वॉइस रॉय, अभी किया हमने, मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम कैसे अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करें। तो लॉर्ड मिंटो के पास अपनी कम्युनिटी के लिए ये बेनिफिट देखने जाते हैं। अब सबको अपनी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट चाहिए, इनको भी चाहिए, तो ये लॉर्ड मिंटो के पास चले जाते हैं। तो लॉर्ड मिंटो ही बंदा होता है जो इनको एडवाइस करता है एक सेपरेट पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के लिए, जो सिर्फ मुस्लिम इंटरेस्ट को और मुस्लिम डिमांड्स को फुलफिल करें। एंड ऑन 30th December 1906 Muslim League was founded with Aga Khan as its president. तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बनाई गई थी। हाउएवर फॉर्मेशन अच्छे पर्पस के लिए की गई थी, अपने इंटरेस्ट और डिमांड्स के लिए की गई थी, बट दिस वाज आल्सो परसीव्ड एज अ मेजर टू डिवाइड एंड रूल बाय द ब्रिटिशर्स। उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई इंडियंस को और ज्यादा डिवाइड करने की। मेजर क्या डिमांड होगी, इस एसोसिएशन का क्या रोल होगा, सबसे पहला मुस्लिम इंटरेस्ट और मुस्लिम राइट्स को प्रमोट करना। हर एसोसिएशन यही चाहता है, जैसे दलित एसोसिएशन आज के टाइम पे भी है, कितनी सारी एसोसिएशन है, वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। सेम मुस्लिम इंटरेस्ट और राइट्स को प्रमोट करना और उन इंटरेस्ट और राइट्स को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि हर कोई बंदा तो उठ के नहीं जा सकता गवर्नमेंट के पास, पर एक ऑर्गेनाइजेशन तो रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो इनका ये मोटिव था। और उसके बाद इतनी देर में उनको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गया, करेक्ट। 1906 में ये बना, तो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिल गया। एंड मोहम्मद अली जिना, सुना है नाम, सुना ही होगा, कौन था ये, थोड़ा जोर से, मैंने तुम्हारा पेपर चेक कर लिया इस बार, तुम शुरू में बड़ा लिखती हो फिर छोटा लिखती हो, तुमने मेन वो नहीं किए ना, मेरे को लगा मेरे से गुम हो गया, मैं ढूंढती रही स्कूटी में बाहर आगे पीछे में, इतनी कंफ्यूज हो गई, मैंने देखा स्टेपलर की पेन नहीं लगी, फिर नहीं लिखा होगा। तुम्हारा भी चेक किया, तुम्हारा चेक किया, शिवांशी कौन है, वो जो नहीं थी, एमसीक्यू तो सबके कर लिए हैं, अच्छे हैं, तुम्हारा एक ही गलत है, याद है मुझे, तुम्हारे 2 या 3 गलत है, बाकी मुझे याद नहीं, तुम्हारा भी 2 या 3 ऐसे कुछ है सबके, तुमने बड़े छोड़े हैं, तुमने ठीक है, कोई बात नहीं। ये तुम लास्ट क्वेश्चन छोटा क्यों लिखती हो हमेशा, मेंस में भी इसने यही बोला, मेरे हाथ स्वेल हो गए थे, मैंने लिखा, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा होता है, लास्ट क्वेश्चन इसका इतना छोटा होता है, मैं सोचती हूँ क्या हो गया है, ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम दी मोस्ट फेमस, एंड बस हो गया,
छोटा था तो अच्छे से मेहनत वो कर, पता है क्या किया करो, घर पे लिखा करो, उससे स्पीड बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। So this movement or this political organization was initially encouraged by the Britishers to serve their interests, but later on 1913 में इस organization ने भी self rule यानी कि आज़ादी अपना मोटिव बना दिया, एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको इतना सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि पहले वो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाई गई थी, पर अब उन्होंने अपना गोल खुद चुन लिया था, दैट इज आज़ादी, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जब आते हैं, काफी सालों तक वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते हैं और हमेशा ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे और एक आजाद देश में रहेंगे, बट 1940 में फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अ मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बिकेम, ठीक है, पाकिस्तान टर्म वाज कॉइन्ड। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? दिस वाज योर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसकी पीडीएफ दे दूंगी, है ना, ये लिख लेना, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना सारे, चलेगा। मुस्लिम लीग के बाद जो सेकंड इवेंट इसमें हुआ, दैट इज सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ऑफ 1907, ठीक है। सबसे पहला पॉइंटर क्या बनता है, कौन सी सेशन में हुआ है, सूरत, कौन सी ईयर में हुआ है, 1907, 2 पॉइंट बन गए हेडिंग से ही। अब इसमें हुआ क्या, कांग्रेस ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया, पर एक्सट्रीमिस्ट और जो मॉडरेट्स थे वो अपनी आइडियोलॉजी में डिफरेंट थे। अब जब क्या हुआ, कांग्रेस का प्रेसिडेंट चूज करने की बात, वोटिंग होती थी प्रेसिडेंट चूज करने के लिए कि कौन उस सेशन में प्रिसाइड करेगा, तो एक्सट्रीमिस्ट किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर को, और मॉडरेट किसको बनाना चाहेंगे, मॉडरेट लीडर को। पहला इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो मेजर था वो ये था। सेकंड इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर स्वदेशी मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाना चाहते थे और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, पर मॉडरेट लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि बॉयकॉट या स्वदेशी मूवमेंट ज्यादा फैले। दूसरा वजह डिसएग्रीमेंट की इनके बीच में यही थी, ठीक है। और मॉडरेट्स बोलते थे ये जो बॉयकॉट है ये सिर्फ बंगाल में करेंगे और इसको बाहर नहीं पहुंचाएंगे। तो 1906 में उनके बीच में पहला टसल होता है, पहला एक डिसएग्रीमेंट होता है मेजर, जो ऑफिशियल डिसएग्रीमेंट होता है इस बात पे कि दिसंबर सेशन में, यानी कि दिसंबर सेशन ऑफ 1906 में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। वो बोलते हैं किसी एक्सट्रीमिस्ट लीडर को, वो बनाना चाहते थे तिलक को, ये बनाना चाहते थे जैसे दादाभाई नारोजी को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 1906 में ये टसल शुरू होता है, पर दोनों पार्टीज एग्री कर लेती है और कॉम्प्रोमाइज करके दादाभाई नारोजी को एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन अपना लेती है, ठीक है। क्योंकि दादाभाई नारोजी एक ऐसी पर्सनालिटी थी, ही वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कांग्रेस, ही वाज द ग्रेट एमिनेंट पर्सनालिटी एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल, चाहे वो मॉडरेट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, तो इन्होंने इस टाइम पे मान लिया। पर 1907 में वापस से सेम डिसएग्रीमेंट होता है। एक्सट्रीमिस्ट किसको चाहते हैं, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को लीडर उसको बनाना प्रेसिडेंट, और मॉडरेट चाहते हैं रस बिहारी घोष, ही वाज आल्सो कांग्रेस मॉडरेट लीडर, इसको प्रेसिडेंट बनाना, एंड दिस लेड टू द स्प्लिट विद इन दी कांग्रेस। क्योंकि एक बात तो उन्होंने मान लिया, बिकॉज वो भी दादाभाई नारोजी की रिस्पेक्ट करते थे, ही वाज वेरी ओल्ड एट दैट टाइम, पर रस बिहारी घोष को वो नहीं बनाना चाहते थे, दे वांटेड कि इस बार तो तिलक को बना दो, एंड दिस लेड टू द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस ऑफ 1907, मेजर रीजन बीइंग द टसल ऑफ प्रेसिडेंटशिप, एक्सट्रीमिस्ट अपना लीडर बनाना चाहते थे और मॉडरेट अपना। क्लियर हुआ है यहाँ पे? तो क्या रिजल्ट होगा सूरत स्प्लिट का, बड़ी सारी स्प्लिट है, लखनऊ पैक्ट आएगा, एक और स्प्लिट आएगा जब हिंदू और मुस्लिम से अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये पहला स्प्लिट है सूरत स्प्लिट ऑफ 1907 which happened due to the disagreement for the presidentship of the session of 1907, ठीक है।
मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। क्या रिजल्ट होगा? हाँ जी, सेकेंडरी चीजें हैं कि मॉडरेट्स रोक रहे थे, एक्सट्रीमिज्म खत्म ही होने वाला था वैसे भी अपना, क्योंकि वो वायलेंस के पाथ पे चले गए थे। पहला तो ये होगा ना कि एक्सट्रीमिस्ट की वजह से कांग्रेस मासेस के साथ कनेक्ट कर पाई थी, यंग मासेस के साथ स्पेशली। अब एक्सट्रीमिस्ट चले गए तो मॉडरेट्स ने अपना जो टच था विद द सोसाइटी, विद द मासेस, वो खो दिया। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकंड क्या होगा? दो लोगों में जब डिवाइड आते तो क्या होता है? तीसरा बंदा फायदा उठाता है। यहाँ पे ब्रिटिश कौन कौन उठाएगा फायदा? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने यहाँ पे फिर अपनी पॉलिसी लाई डिवाइड एंड रूल की। कैसे करेंगे वो डिवाइड एंड रूल? यहाँ पे डेट्स देखो 1907, ध्यान से, आगे की बात है ये। कैसे करेंगे डिवाइड एंड रूल? पहला तो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट को ये तंग करेंगे, अरेस्ट करेंगे, सप्रेस करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस दैट दे यूज वायलेंस। और मॉडरेट नेशनलिस्ट के साथ ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और कैसे करेंगे? एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट को अरेस्ट किया उनके अंदर चीजें खराब करने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए। तो एक तरह हिंदू और मुस्लिम्स वाली बात आई थी 1857 में, तो हिंदूज को प्रमोट किया था और मुस्लिम्स को सप्रेस। सप्रेशन समझ आ गया? मॉडरेट्स को कैसे प्रमोट करेंगे? अब इन्होंने मॉडरेट्स को अपनी तरफ करना है ना? तो अपनी तरफ कैसे करेंगे? कैसे दिल जीतेंगे? मॉडरेट्स क्या चाहते थे? कौन से रिफॉर्म्स? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल। डेट कौन सी है? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए थे इसके बाद। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया या पॉलिटिकल रिफॉर्म आया? एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विद द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ज्यादातर जो भी एसोसिएट होता था दे बिलोंग टू द मॉडरेट लीडर्स। क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं मॉडरेट नेशनलिस्ट ये तो चाहते थे रिप्रेजेंटेशन, पढ़ा था ना, नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। रिप्रेजेंटेशन मिली, पहला तरीका था ये मॉडरेट्स का दिल जीतने के लिए। हाउएवर रिप्रेजेंटेशन देने के बावजूद भी, रिप्रेजेंटेशन मिलने के बावजूद भी मॉडरेट्स कॉलोनियल रूल का जो नेचर है दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव, इंपीरियलिस्टिक, वो चेंज नहीं कर पाए। वो कोई भी ऐसा रूल नहीं ला पाए जिससे इंडियंस को फायदा हो, या वो कोई ऐसा बिल नहीं रोक पाए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट पास कर रही थी। रिप्रेजेंटेशन तो मिल गई, पर रिप्रेजेंटेशन मिलने के बावजूद वो कोई चेंज या कोई बड़ा रोल परफॉर्म नहीं कर पाए। एक ही बंदा था भाई, ना वो किसी बिल को पास होने से रोक सकता है, ना वो अपने से कोई लॉ पास कर सकता है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। सेकंड, दे अनाउंस द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ? एनल कर देना, खत्म कर देना। उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अनाउंस किया था वो खत्म कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड, इसकी डेट ना पीडीएफ पे गलत है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, एनलमेंट की इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, बंगाल का जो पार्टीशन का डिसीजन कर्सन ने लिया था वो लॉर्ड हार्डिंगे ने इन 1911 खत्म कर दिया। और ये भी क्यों किया था? मॉडरेट नेशनलिस्ट का दिल जीतने के लिए। ये लिख लो तुम एक पॉइंट ना, ये पीडीएफ पे इसमें एरर है। ठीक है, हम आपसे यही करेंगे, मेजर मेजर चीजें खुद लिखेंगे और जो माइनर माइनर चीजें हैं उसकी पीडीएफ दे देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर हमें एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बोल रही हूँ, नेहरू वगैरह की फॉरेन पॉलिसीज, इंडो चाइना वॉर,
करने का भी मौका मिलेगा, है ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब इसका नेक्स्ट रिजल्ट क्या होगा? मॉडरेट्स खुश हो गए, तो मॉडरेट्स ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट करने लगेंगे। जो मॉडरेट्स ब्रिटिश के साथ कॉर्पोरेट करने लगेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो लोग उनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो जितना भी सपोर्ट उन्होंने पाया था वो उन्होंने खो दिया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सूरज स्प्लिट समझ आया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, और उसका रिजल्ट क्या होगा। कोई भी इवेंट होता है ना हिस्ट्री में, स्पेशली मॉडर्न में, उसका रिजल्ट जरूर देखना। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा वैरायटी का कीड़ा है? छोटी तो मोटी तो नहीं है, काटेगी तो नहीं मुझे? बीस बार आ गया है। एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। ब्रिटिशर्स का पहला रीजन हम कर चुके हैं, टू प्लीज दी मॉडरेट लीडर्स। सेकेंड रीजन ये था कि बंगाल में आफ्टर दिस पार्टीशन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा? मुस्लिम मासेस खुश थे, अपर क्लास मुस्लिम मासेस खुश थे विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि उनको एक ऐसा ड्रीम दिखाया गया था कि उनके पास एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होगा, और जब मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होगा तो उनकी सारी इंटरेस्ट और सारे डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जहाँ पे मेजॉरिटी ज्यादा होगी। तो जब उन्होंने ये डिसीजन चुना, तो दिस डिसीजन वाज द वेरी शॉकिंग डिसीजन फॉर देम एंड दे वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। क्लियर यहाँ तक? इस पीडीएफ में तुम्हारा बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी है और अरविंदो घोष के बारे में भी है, समझना है? पढ़ लोगे? बस ये है कि उनका क्या टाइटल था, वो कहाँ रहते थे, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स उन्होंने पब्लिश किए। जैसे बाल गंगाधर तिलक के ना दो मेजर न्यूज़पेपर्स है, महारता, कुछ कुछ बता देती हूँ, महारता, इनके अभी आगे रिपीट होगा, केसरी। These were the most important newspapers published and founded by Bal Gangadhar Tilak. Maharatha was in English and Kesari was in Marathi. पंजाबी बोल रही तुम? बाल गंगाधर तिलक was in, हाँ, पंजाब में लाला लाजपत राय थे। बहुत सारे थे, अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और महारता एडिट करना शुरू कर दिया, जिसमें वो नेशनलिज्म प्रीच करते थे और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को सपोर्ट करते थे। उन्होंने कभी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को सप्रेस या क्रिटिसाइज नहीं किया। सेकंड इनके बारे में है गणपति फेस्टिवल, वो उन्होंने शुरू किया था, और कौन सा था? शिवाजी फेस्टिवल 1893 एंड 1895 टू ट्रेन दी यूथ। शिवाजी गणपति तो समझ आ गया, रिलीजियस सिंबल है। शिवाजी जो है वो मराठास के लिए भगवान की तरह, ही इज एन इंस्पिरेशन, ही इज एन आइडल। तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था, नो टैक्स कैंपेन। नो टैक्स कैंपेन उन्होंने 1896 से 97 में शुरू किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। क्यों हुआ था? उनके फेमाइन आया था, और फेमाइन आने के बावजूद, फेमाइन सबसे ज्यादा किसको स्ट्रक करेगा? पीजेंट को। और पीजेंट पे सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का है? टैक्स का, लैंड रेवेन्यू का। तो फेमाइन आने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने उनका लैंड रेवेन्यू खत्म या कम नहीं किया था, और उस चीज के खिलाफ इन्होंने नो टैक्स कैंपेन
शुरू किया था। 18 महीने की इनको सजा हुई थी। ब्रिटिशर्स ने बोला था माफी मांग लो, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी एंड ही सर्व द इम्प्रिजनमेंट इन 18 फ्रॉम 1897। तो कहीं ना कहीं ही आफ्टर दिस इम्प्रिजनमेंट he became an inspiration for the masses, and after this incident he got the title of लोकमान्य, that is beloved of the people। यही सारे पॉइंट इस पीडीएफ में तुम्हारे को मिल जाएंगे। मैंने अभी इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये वो चीजें जो पेपर में आ सकती है वो ये याद रखनी है। देन वी हैव औरबिंदो घोष। बेसिकली ये एक योगी थे, एक पोएट थे और एक नेशनलिस्ट लीडर भी थे। इन्होंने काफी स्टडी की थी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ के आए थे। तो इनको मॉडर्न लैंग्वेजेस भी आती थी, इनको यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आती थी। तो 1892 तक ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव में या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व कर रहे थे। कलकत्ता में, बड़ौदा कहाँ है? गुजरात, ठीक है। इन जगहों पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैंडल किए हैं। एंड फ्रॉम 1902 टू 1910 ओनली फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 8 to 9 years, he participated in the national movement for independence। 1908 में उनको सजा हो गई थी। एक केस था अलीपुर बॉम्ब केस। इस केस के बारे में हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान पढ़ेंगे क्या हुआ था। किसी को मर्डर अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, इसके खिलाफ इनको सजा दे दी गई थी। बट 2 साल बाद जब ये सजा से बाहर आए, ये भाग गए। ही वेंट टू द फ्रेंच कॉलोनी, दैट इज कौन सी थी? एक ही तो ये बेचारे के पास पौंडीचेरी है ना, मेजर वाली पौंडीचेरी। ये उस दिन भी मैंने बताया पौंडीचेरी में इनका आश्रम है। पौंडीचेरी चले गए एंड ही एस्टैब्लिश्ड दी श्री औरोबिंदो आश्रम इन 1926 which became a great center of spirituality। और लोग से दूर से लोग यहाँ पे आके स्पिरिचुअलिटी सीखने लगे। क्या हुआ? इन्होंने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया था, बंदे, दिस इज बी वाला, ठीक है, मातरम। क्लियर हुआ? 1905 में। इनकी फोटोज भी लगाई है मैंने, ठीक है, पीडीएफ में। पहले भी मैं पीडीएफ ही देती, क्योंकि मॉडर्न की ना मेरे पास सारी पीडीएफ है। अनअकैडमी पे मेरा मेजर मॉडर्न का ही था, तो मेरा लैपटॉप बड़ा खराब था, कल आया वो ठीक होके, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट औरबिंदो घोष एंड बाल गंगाधर तिलक, जो तुम पीडीएफ से पढ़ के लिख लेना। मेजर पॉइंट सारे मिल जाएंगे, जो तुमने नेट से पढ़े होंगे वो ऐड कर लेना, ठीक है। और क्या हुआ होगा इस इवेंट के दौरान 1905 टू 1919? कुछ भी दिल्ली वाला भाग नहीं आया अभी माता, वो हम खिलाफत के साथ। तुम मुझे भी बुलाओगे एक दिन। 1919 है वो, डर गई मैं। वो हम गांधीयन फेस में करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। वॉर शुरू हो गया था, कब शुरू हुआ था वॉर? 1914। कब खत्म हुआ था? 1919 में, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द मोस्ट disastrous event that happened in the modern history in the world, करेक्ट। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हर किसी को, कोई जीता कोई हारा, सबको नुकसान हुआ है।
तो इंडिया को ड्रैग किया गया था वॉर में ऑब्वियसली। तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके खिलाफ क्या मूवमेंट की गई ड्यूरिंग दी, जो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है ना, दैट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पर वो खत्म होने के बाद हुई थी। बट एक्चुअल नेशनल मूवमेंट के क्या हालात थे ड्यूरिंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि वॉर के टाइम पे इंडियंस को क्या क्या सफर करना पड़ा। ठीक है, 1914 में वॉर शुरू हुआ था, तो अब कांग्रेस बन चुकी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स, क्योंकि लोग जो थे वो प्रोवोक हो चुके थे तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वॉर में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को बोला कि आप हमारे साथ हाथ मिला लो और हमें सपोर्ट करो ड्यूरिंग दी वॉर। तो इंडियन लीडर्स बोलेंगे, इंडियन लीडर्स मान जाएंगे, मानेंगे, पर वो शर्त रखेंगे, तुम्हें कुछ चाहिए और सामने वाले को कुछ चाहिए, तुम बड़ी देर से मांग रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा, पर अचानक से सामने वाले की कोई नीड आ जाती है, तो तुम सामने वाले के सामने शर्त रख सकते हो कि मेरा भाई ये काम पूरा कर दे, फिर मैं तेरा काम करूंगा। तो वही उन्होंने किया। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या शर्त रखी कि हम आपको तभी सपोर्ट करेंगे या हम आपके साथ हाथ तभी मिलाएंगे जब वॉर, आप हमें वादा करते हो कि वॉर खत्म होने के बाद आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन दोगे, जब आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन विद पावर्स दोगे, यानी कि हमें लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और ज्यादा इंक्लूड करोगे। दिस वॉज देयर कंडीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सिमिलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बोला अब हमें आज़ादी दो, हम पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन मांगी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बोलना कि ऐसा क्यों हुआ, ये इस टाइम पे भी मान सकते थे, अभी हम तैयार नहीं थे, या हमारे देश में उस तरीके से मासेस पार्टिसिपेटिंग नहीं थे, या इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि हम आज़ादी मांगते। बट ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल मूवमेंट और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम उतने रेडी हो चुके थे, हमारी फोर्सेस तैयार थी, हमारे लोग तैयार थे, और हर कोई ब्रिटिश से आज़ादी चाहता था। तो इन्होंने बोला कि आप हमें ये दो और हम आपको ज्वाइन कर लेते। ब्रिटिशर्स ने बोला हाँ हम दे देंगे, मैं भी तो तुम्हें बोलूंगी हाँ हाँ हो जाएगी, बड़ी इजी है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने भी वही किया। पर ब्रिटिशर्स ने ड्यूरिंग दी वॉर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहला, उन्होंने बहुत सारे वॉर लोन दिए, और हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ में पढ़ा था, वॉर लोन तो वो ले लेते थे, पर वॉर लोन की रीपेमेंट करने के लिए वो किसके पास आते थे? इंडियंस के पास। तो उन्होंने वॉर के दौरान वॉर लोन्स लिए थे, वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, और उसकी रीपेमेंट के लिए उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। कैसे एक्सप्लॉइट किया? लैंड पे, सबसे पहले तो लैंड पे जो रेंट या रेवेन्यू होता है वो बढ़ा दिया। सेकंड कैसे करेंगे? हाँ, दे इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स। दैट इज, क्या होता है इनकम टैक्स? जो आपकी एनुअल इनकम होती है, ग्रॉस इनकम होती है, उसका पर्टिकुलर कुछ पोर्शन होता है जो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे आज के टाइम पे जो 3 से 5 लाख पर एनम कमा रहे हैं उनका 5% है, वैसे वैसे वो बढ़ता जाता है। देन वी हैव 30 लाख, जिनकी 30 लाख अबव है, इररिस्पेक्टिव कितनी है, उनको अपनी एनुअल इनकम का 30% गवर्नमेंट को देना होता है। तो दिस वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और क्या करेंगे, और कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? नेसेसरी गुड्स के प्राइसेस बढ़ा के। चावल है वो बेच रहे हैं, चलो चावल छोड़ो, सॉल्ट वो बेच रहे थे, उनकी मोनोपोली थी, सॉल्ट हर कोई कंज्यूम करेगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो वो क्या कर रहे थे, नेसेसरी गुड्स की प्राइसेस बढ़ा रहे थे ताकि उनको प्रॉफिट हो। क्लियर हो गए ये तीनों पॉइंट? और एक और लास्ट स्टेप था जो उन्होंने लिया था जिसकी वजह से इंडियन एक्सप्लोर्ट हुए, दैट इज फोर्सफुल रिक्रूटमेंट। उन्होंने इंडियंस को फोर्सफुली
आर्मी में रिक्रूट किया फॉर सर्विंग दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई हमारा रोल नहीं, हमारी वजह से नहीं हो रहा, हमारी कंट्री के साथ नहीं हो रहा, पर हमारे लोग तो मारे जा रहे हैं। सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और these were the steps taken by the Britishers during the first world war to exploit the Indians। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स का क्या रिजल्ट होगा? क्या होगा इन स्टेप्स का रिजल्ट? सबसे पहला, इंडियन सोसाइटी से उनको, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, मार्कर सॉरी, इंडियन सोसाइटी ने उनके खिलाफ क्या किया? प्रोटेस्ट। पूरी कंट्री में उनको प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा, और अभी वो इतना ध्यान भी नहीं दे सकते थे, या तो वो वॉर देखते या तो प्रोटेस्ट देखते। सेकेंड इज लाखों में स्टूडेंट्स ने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिए कि भाई हमें तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में भी नहीं जाना, तुम्हारे बंदों को फोर्सफुली वॉर पे लेके जा रहे हो मरने के लिए, हम तुम्हारे स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे। ठीक है, स्कूल्स एंड कॉलेज बॉयकॉट हुए। थर्ड, कोर्ट्स, इंडियन लॉयर्स ने ब्रिटिश कोर्ट्स बॉयकॉट करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेट, लड़के तो चले गए वॉर में, बचा कौन ज्यादा? वुमेन। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन की किसकी देखने को मिलेगी? वुमेन की। तो वुमेन सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। कैसे पार्टिसिपेट करेगी मूवमेंट? हड़तालें करके, प्रोटेस्ट करके, या फॉरेन क्लोथ्स जला के, तो इस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एज गांधी जी आ चुके थे, और गांधी जी बिलीव्ड इन द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ every section of the society irrespective of their gender or caste। ठीक है, तो गांधी जी के आने की वजह से भी ये पार्टिसिपेशन बढ़ चुकी थी। ठीक है, एंड इस दौरान हुए थे हमारे, अब बोलो, नहीं जलिया वाला बाग नहीं हुआ था अभी। चंपारण, खेदा एंड अहमदाबाद प्रोटेस्ट। गांधी जी ने, हम इसको डिटेल में करेंगे जब हम गांधीयन फेस करेंगे। गांधी जी जब इंडिया आए थे, बिफोर स्टार्टिंग दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या बिफोर स्टार्टिंग दी रोलाट सत्याग्रह, उन्होंने रीजनल सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए थे। क्या मतलब हुआ रीजनल सत्याग्रह का? कुछ कुछ जगहों पे जाके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है उनको टैकल करने के लिए। तो चंपारण में भी वही प्रॉब्लम थी, हाई लैंड रेवेन्यू चंपारण में था इंडिगो वाला, खेदा में हाई रेवेन्यू, कुछ ऐसा ही था। और अहमदाबाद में जो वर्कर्स थे उनको वेजेस बहुत कम थी। तो गांधी जी वहां जाते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ द नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 1916, 17, 18 में ये मूवमेंट हुई थी। ठीक है, इन मूवमेंट को हम डिटेल्स में करेंगे जब हम गांधीयन फेस करेंगे, मुझे हौच पौच नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मूवमेंट? कौन फोन करने वाला है? सेकेंड पीडीएफ जो भेजूंगी ना उसमें हेडिंग डाल लेना, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1917। क्या हुआ होगा सुना है? लखनऊ पैक्ट का नाम सुना, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूस यूनाइट हुए थे, मुस्लिम लीग। ठीक है, उस पर सेकेंड भी जाएंगे। 1907 में कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू extremist and moderates due to the tussle of the presidentship of कांग्रेस सेशन ऑफ 1907, जिसमें वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाहते थे और वो रस बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। दिस वाज द इमीडिएट रीजन, एंड द सेकेंडरी प्राइमरी रीजन वाज, और द अदर रीजन वाज द डिसएग्रीमेंट ओवर द फ्यूचर डिस्कोर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। क्लियर हुआ? तो 1916 में
1916 ऐसे समझ लो। तो 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वापस से हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा होता है और दोनों के जो फ्यूचर डिस्कोर्सेस है वो खराब हो गए होते हैं। मॉडरेट्स इतना ज्यादा प्लीज हो चुके होते थे ब्रिटिशर्स से कि वो गलत स्टेप उठा लेते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ कॉर्पोरेट करने लगते हैं, जिनकी वजह से उनका सपोर्ट खत्म हो जाता है। मॉडरेट्स को ये नुकसान हो रहा था और एक्सट्रीमिस्ट लीडर का प्लेटफॉर्म चले गया होता है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करे। सो एट दिस सेशन ऑफ कांग्रेस दे बोथ जॉइंट हैंड, और इस हाथ मिलवाने के पीछे रोल किसका था, एक तो तिलक का एंड सेकेंड नाउ वी कम एनी बेसेंट। नाम लिखा था एक बार, एनी बेसेंट was a Britisher. She was a British nationalist who worked for the independence or the self-rule of India, and she was the one who started the Home Rule League movement, जो हम आगे करेंगे। So Annie Besant and बाल गंगाधर तिलक put efforts and उन्होंने moderates और extremist को वापस से हाथ मिलवा दिया, उनको वापस से एक कर दिया। Moderates ने क्यों हाथ मिलाया होगा? जब उन्होंने स्प्लिट किया था उसकी भी वजह थी, है ना। अब उन्होंने हाथ मिलाए तो उसकी भी वजह थी। पहले हम करेंगे मॉडरेट्स की क्या वजह थी, क्या वजह रही होगी मॉडरेट्स की। अभी बोला, पहला कांग्रेस अपना सोशल बेस खो रही थी, कांग्रेस का सोशल बेस खत्म हो रहा था। सेकंड, जब सोशल बेस खत्म हो रहा था तो लोगों का जो विश्वास था कांग्रेस में वो भी खत्म हो रहा था, और अब मूवमेंट के लिए उनको लोग भी चाहिए और लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, तो उनको इन दोनों में, दोनों केसेस में दोनों चीजें नहीं मिल रही थी। ठीक है। सेकंड, द एक्ट ऑफ 1909 ने मॉडरेट्स को उस टाइम पे तो प्लीज कर दिया, पर उनको प्रॉपर तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनकी वो पूरी नहीं हुई। ये रीजन था मॉडरेट्स का हैंड ज्वाइन करने का, कि कांग्रेस जो थी वो अपना बेस खो रही थी, क्योंकि कोई ऐसा था नहीं जो मासेस से कनेक्ट कर सके, और वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉर्पोरेट करने लगे थे, तो लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया था। ठीक है। अब एक्सट्रीमिस्ट की क्या वजह होगी ज्वाइन करने की? आफ्टर दिस स्प्लिट एक्सट्रीमिस्ट लॉस्ट देयर प्लेटफॉर्म। जैसे उनको सोशल बेस मिली ना, उनको तो कांग्रेस मिल गया, उनके पास प्लेटफॉर्म तो था ना, पर एक्सट्रीमिस्ट के पास कोई प्लेटफॉर्म या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उनकी प्लान्स के एग्जीक्यूशन के लिए। मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें सिलेबस के बिना पढ़ाऊं, तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता, कभी मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करवा दूं, फिर मैं सेकंड कर दूं, फिर मैं 1900 पे पहुंच गई, तो कोई प्लान है? क्योंकि अलग अलग हैं हम लोग, पर वैसे अगर सिलेबस पता है तो प्लान के हिसाब से पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब स्प्लिट हो गया तो एक्सट्रीमिस्ट के पास प्लेटफॉर्म नहीं बचा अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो और क्या रीजन होगा? गवर्नमेंट सप्रेशन। गवर्नमेंट सप्रेस कर रही थी विग्रेसली, बहुत बुरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट को, मॉडरेट्स को नहीं कर रही थी, तो गवर्नमेंट सप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने वापस से मॉडरेट से हाथ मिला लिए। एंड थर्ड वाज द वीकनिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। हमने देखा नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल बॉयकॉट थोड़ा बहुत ये सब हुआ, तो नेशनल मूवमेंट जो पहले बढ़ चुकी थी वो वापस से वीक होने लगी थी, एंड वो ऐसा नहीं चाहते, तो नेशनल मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए उन्होंने वापस से मॉडरेट्स के साथ हाथ मिला लिया। क्लियर ये वाला पॉइंट, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस रिगार्डिंग दी एक्सट्रीमिस्ट एंड दी मॉडरेट्स, स्प्लिट क्यों हुआ था और वापस से हाथ क्यों जोड़ा। क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? अभी तक जितने इवेंट्स के सब समझ आए? नेक्स्ट वी हैव लखनऊ पैक्ट। ये जो हिस्टोरिकल सेशन है लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस है 1916 का, जिसने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को वापस से मिलते हुए देखा, उसी हिस्टोरिकल सेशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट भी देखा, जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं या कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट बोलते हैं। दिस वाज विटनेस ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल सेशन ऑफ लखनऊ ऑफ 1916। जैसे उसमें किसका रोल था? बाल गंगाधर तिलक और रानी बेसेंट का। यहाँ पे किसका रोल था? सेम तिलक जी, एनी बेसेंट
ये हो गए हमारे कांग्रेस के, क्लियर, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी और मॉडरेट लीडर भी। थर्ड कौन आएगा अब यहाँ पे? मुस्लिम लीडर भी तो चाहिए। जैसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में एनी बेसेंट मॉडरेट थी, उसने कोशिश की, और बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की, मिल गए। यहाँ पे ये दोनों आ गए वापस से, क्योंकि कांग्रेस को मनाना था, एक्सट्रीमिस्ट को भी मनाना था और मॉडरेट्स को भी मनाना था। तीसरी पार्टी कौन सी है? मुस्लिम। तो मुस्लिम में कौन आएगा? यस, मोहम्मद अली जिन्ना। These three were the persons who were the main reason behind the establishment of the the Congress Muslim League Unity. ठीक है। एंड सरोजनी नायडू, सुना है नाम? आज तुम इनके बारे में पढ़ के आओगे, ठीक है। छोटा छोटा सा ही है इनके बारे में। वो बचपन में वो फैंसी ड्रेस में भी लोग बनते थे ना, कोई बना है? मैं बनी थी, ठीक है। उनके थोड़े से पुराने टाइम के है ना। सरोजनी नायडू, वो वाइट साड़ी पहनते, स्पेक्स लगाते थे, और ही इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनकी नहीं, इनको नहीं बोलते नाइटिंगेल, इनकी पोएम्स बड़ी अच्छी होती थी, ठीक है। बचपन में बनी थी यार, बहुत पुरानी बात है। आई वाज इन थर्ड और फोर्थ, वाइट कलर की साड़ी डाल के, आई रिमेम्बर। Sarojini Naidu was present at this moment in Congress, and he referred to Jinnah as the ambassador of Hindu-Muslim unity. इन्होंने बोला जो जिन्ना है उसका सबसे बड़ा रोल है लखनऊ पैक्ट साइन होने के पीछे, एंड उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर बोला। एम्बेसडर क्या होता है? Representative, the one who is the most significant person between the two parties, correct? तो इसने मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला। क्या हुआ? ये हंस रही है मेरी बात पे, है ना? तो क्या हुआ यार, हम भी बच्चे थे। बोलो क्यों हंस रहे हो? हाँ, नहीं, सॉरी वाला तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी भी इस टाइम पे थे, उन्होंने भी मोहम्मद अली जिन्ना को एक टाइटल दिया, दैट इज कायदे आजम, फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम करेंगे कि क्यों इन दोनों ने हाथ मिलाया। लखनऊ पैक्ट साइन तो हुआ, पर दोनों ने हाथ क्यों मिलाया? कांग्रेस ने क्यों मिलाया होगा? कांग्रेस वाला तो बताओ, मुस्लिम लीग वाला मैं बताऊंगी, उसमें कुछ इवेंट्स हैं। यस, हाँ, उसको हम बोलेंगे पहला तो टू इनकॉर्पोरेट मुस्लिम्स इन दी नेशनल मूवमेंट, और जब इनकॉर्पोरेट होगा तो क्या होगा? सोशल बेस ऑफ द मूवमेंट वुड वाइडन। पहले दो रीजन ये हो गए कि मुस्लिम मासेस भी नेशनल मूवमेंट में आएंगे, और इस वजह से नेशनल मूवमेंट का बेस बढ़ जाएगा। जब बेस बढ़ता है तब दबाव भी बढ़ता है। तुम 2 बंदे प्रोटेस्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 10 करोगे तो शायद फर्क पड़े। तो पहले दो रीजन हो गए ये। एंड थर्ड, टू काउंटर द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर आज तक रूल कर पाए हैं डिवाइड एंड रूल। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, एंग्लो मैसूर, डिवाइड एंड रूल एवरी टाइम, एंग्लो फ्रेंच वॉर। पर अब कांग्रेस उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहती थी। मैं तुम मेरे साथ कुछ गलत करूं, तुम उस चीज को एक बार नहीं समझोगे, 2 बार समझोगे, तीसरी बार समझोगे तो मुझे जवाब देने के लिए तैयार हो जाओगे। सेम कि अब हम एकता दिखा के उनको मजा चखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मुस्लिम लीग ने क्यों ज्वाइन किया? क्यों किया होगा? पहली बार 1911 में लॉर्ड हार्डिंगे ने क्या किया था? अभी तो किया, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था लॉर्ड हार्डिंगे ने। तो काफी लोग जो इस पार्टीशन से खुश थे, या वो मुस्लिम्स जो एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट का सपना देख चुके थे, जब उनका सपना टूटा तो उनको ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिख गया, और उनको ये समझ आ गया कि अकेले तो हम नहीं कर सकते, वी नीड सपोर्ट ऑफ ऑल। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट?
उसके बाद 1912 में एक मुस्लिम डेलीगेशन जाता है लॉर्ड हार्डिंगे के पास और उनको बोलता है कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ जो है, एक होती है यूनिवर्सिटी और फिर होती है यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस, करेक्ट। ये जम्मू यूनिवर्सिटी है, जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं जम्मू में वो जम्मू यूनिवर्सिटी से क्या है, एफिलिएटेड। तो इन्होंने बोला कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसको पावर दे दी जाए कि वो अपनी एफिलिएशन से कॉलेजेस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द कंट्री खोल सके। पर लॉर्ड हार्डिंगे ने रिफ्यूज कर दिया। जब आप किसी की डिमांड पूरी ना करो तो उसको बुरा लगता है और उनको ये समझ आ गया कि अंग्रेज जो है वो हमारी डिमांड अब फुलफिल नहीं करेंगे, कि बेसिक सी तो डिमांड थी यूनिवर्सिटी को कॉलेजेस खोलने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो डिमांड भी उन्होंने रिफ्यूज कर दी। थर्ड, ऑटोमैन टर्की सुना है? ऑटोमैन टर्की सुना था ना? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन द हैंड्स ऑफ ऑटोमैन टर्की, याद आया? कब हुआ था? 1453 में, है ना? ये सबका आंसर सही था, डेट डाली थी ना मैंने। तो ऑटोमन टर्की बिकेम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम मासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। खलीफा बोलते हैं इनको, ठीक है, द स्पिरिचुअल हेड खलीफा। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही वाज बैडली डिफीटेड। और अब क्या हुआ, अब जब हारेगा उसके साथ गलत ट्रीटी भी साइन की गई थी। तो जब इनकी हार हुई तो ब्रिटिश ने एक हार्श ट्रीटी इम्पोज करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे विद इन इंडिया भी मुस्लिम मासेस के हर्ट हो गए। क्लियर हुआ? जैसे आज के टाइम पे पैलेस्तीन वो में हो रहा है, यहाँ पे भी मुस्लिम मासेस उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिमिलर, ऑटोमन टर्की वाज देयर स्पिरिचुअल हेड, जिसकी वजह से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। एंड लास्ट इज 1912 में कैलकाटा सेशन हुई थी ऑफ मुस्लिम लीग। ये भी हर साल मिलती थी, तो उनकी एक सेशन थी कैलकाटा सेशन ऑफ 1912। और इस सेशन के दौरान उन्होंने ये प्रोक्लेमेशन किया था कि अगर हमें हमारी आज़ादी के लिए लड़ना है तो हमें बाकी ग्रुप्स के साथ सपोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम अकेले नहीं लड़ सकते। मैं बोलूँ तुम्हें एक चीज चेंज करवानी है, तुम अकेले करो, तो वो नहीं हो सकता। दीज आर दी 4 reasons that made Muslim League to join hands with the Congress। पहला क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें उसके सपने खत्म हो गए। सेकंड, यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ नहीं उनको एस्टैब्लिश करने की, एफिलिएशन नहीं करने दी। थर्ड, ऑटोमन टर्की के साथ जो उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान किया। एंड द लास्ट इज कैलकाटा सेशन ऑफ मुस्लिम लीग ऑफ 1912। ठीक है। एंड एक और पॉइंट है रिप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल के तहत कभी उनको रिप्रेस करती थी, कभी उनको रिप्रेस करती थी, वो इससे भी परेशान थे। ठीक है। इसमें एक और एग्जाम्पल है, 1914 में एक मुस्लिम न्यूज़पेपर आता था, अल हिलाल। अल हिलाल, एक मुस्लिम लीडर था अब्दुल कलम आजाद, अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कलम आजाद जो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, वो नहीं है, ठीक है। अल हिलाल वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बोला नहीं पब्लिश करो, सेंटिमेंट हर्ट हुआ। और एक और न्यूज़पेपर था दी कॉमरेड, it was also Muslim newspaper published by Maulana Muhammad Asif। This was published by Kalam Azad and this was published by Maulana Asif। और इन दोनों की पब्लिकेशन पे ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन या खत्म कर दी। एंड दी मेजर रीजन फॉर बोथ द पार्टीज वर दी difficulties or suppression faced during the First World War, which compelled them to join hands against the common enemy। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक? आगे करें? आज तो लिखा नहीं है, बस प्रोविजंस करना है और इम्पैक्ट करना है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक लिख लोगे घर से? इजी है, अब हिस्ट्री काफी इजी है, हमने कर भी लिया, 1919 तक हम पहुंच गए हैं। बस कल हम नॉन कॉपरेशन भी शुरू कर देंगे। पहले गांधी जी के बारे में करेंगे, फिर रीजनल सत्याग्रह, कल हम नॉन कॉपरेशन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उनके पीडीएफ्स हैं, ज़्यादा लिखना जब होता है ना तब लेट हो जाता है। एंड नॉन कॉपरेशन के बाद बस 2 इवेंट्स रहते हैं, एक हमारा वो रहेगा सिविल डिसोबीडियंस
और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट और रिलेटेड बहुत छोटे छोटे इवेंट्स हैं जो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अगस्त प्रोक्लेमेशन, माउंट बैटन नहीं पढ़ेंगे, अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये बड़े लोग स्किप कर देते हैं, ये हम सारा करेंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेना और मैं पीडीएफ भेज रही हूँ, इसको लिख लेना, अभी भेज रही हूँ मैम को। ठीक है।